स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है, द मोस्ट अवेटेड एपिसोड, जिसका हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतना क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था लास्ट एपिसोड, तो यार सबके सब वेट कर रहे थे। वैसे जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी है उनको इतना ज्यादा वेट नहीं था जितना हम लोगों का था। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यार इतने सारे लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। मतलब मैं नहीं बोलता इसका था, ये नहीं करोगे तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को प्लीज यार। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इतना तो कर ही सकते हो। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि गेटो यहाँ पे रिको को उसके घर लेके जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे टोजी आ जाता है जो कि भाई रिको के सर में ही गोली मार देता है और कहता है कि चलो भाई काम तो खत्म हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो गेटो यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो टोजी कहता है अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो क्या, वो इसलिए क्योंकि मैंने सातोरु गोजो को मार दिया है। तभी यहाँ पे छूटते साथ ही गेटो अपने एक स्पिरिट से टोजी के ऊपर हमला करता है और ये स्पिरिट भाई टोजी को इधर उधर उड़ाता हुआ लेके जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे टोजी भाई 3 बुलेट्स मारता है और ये तीनों की तीनों बुलेट भाई बिल्कुल निशाने पे होती है और गेटो को लग जाती। लेकिन गेटो सही समय पे अपने कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। गेटो कहता है कि इतने उतावले मत हो, स्टार एंड फॉरबिडन वर्ल्ड का टॉम बैरियर्स का इस्तेमाल करता है। अब वो लोग एंट्रेंस पे गार्ड को तो रख नहीं सकते, तो अगर किसी इंसान को पता है कि ये दरवाजे किधर है तो हम काफी सारे लूपहोल्स ढूंढ सकते हैं। इस समय ज्यादातर सोर्सर्स बिजी हैं और जुजुत्सु हाई पे फ्लाई हेड्स का खतरा मंडरा रहा है। बाहर तो तबाही मच रही होगी यार। अब क्योंकि मेरे अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है इसलिए मैं एक तरीके से अदृश्य हूँ और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोगों के लिए। अगर मैं किसी कर्स टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं फिर इनविजिबल नहीं रहूंगा क्योंकि कोई भी मेरा पता लगा सकता है। इसके अलावा मैं अपने पास एक ऐसा कर्स स्पिरिट रखता हूँ जो कि अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स छुपा सकता है। मैं उसके अंदर अपने कर्स टूल्स रखता हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि इस कर्स स्पिरिट की वजह से मैं अदृश्य कैसे हो सकता हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन कर्स स्पिरिट को इतना ज्यादा छोटा कर लेता हूँ कि मैं इन्हें निगल जाता हूँ और अपने पेट के अंदर रखता हूँ। और एक अदृश्य आदमी के ऑर्गन्स भी अदृश्य ही रहते हैं जिस वजह से किसी को भी वो दिखाई नहीं देते, क्यों है ना। तो इस तरह मैंने तुम लोगों का बैरियर पार कर लिया, अपने साथ हर तरीके के कर्स टूल लेके आया है इधर। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने शुरुआत में ही अपने कर्स टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर मैं ऐसा करता तो 6 आइज को कैसे हरा पाता। मैं पहले मेरे को स्टार प्लाज्मा वेसल को ही मारना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात का जोखिम नहीं ले सकता था कि 6 आइज मुझे देख ले। गेटो ये कहता है कि बस चुप हो जाओ, मुझे पता है तुमने एक स्पिरिट से पैक्ट बना रखा है जिस वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल एक सॉर्सरर की तरह। तुम्हें पता कैसे चला कि यहाँ पे आने के दरवाजे कौन से हैं? हमने कोई रेसिडुअल्स भी नहीं छोड़े थे। तो टोजी ये कहता है कि रेसिडुअल्स के अलावा भी लोग काफी तरीके के निशानी छोड़ते हैं, जैसे कि स्मेल, फुटप्रिंट और ऐसी कई चीजें। मेरे पैक की मदद से मेरी पांचों की पांचों सेंस काफी हद तक बढ़ जाती हैं। जब इधर गेटो कुरोई के बारे में पूछता है तो टोजी ये कहता है कि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो जिंदा हो या मर गई हो, शायद वो मरने की कगार पे ही होगी, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। तभी यहाँ पे गेटो अपने एक स्पिरिट से फिर से टोजी के ऊपर हमला करता है। टोजी इस स्पिरिट से निपटने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पे गेटो अपने भाई कैनन टाइप के अटैक भी करना शुरू कर देता है, जिस अटैक से यहाँ पे टोजी बार बार बचता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे गेटो के रेनबो ड्रैगन को भाई काट के रख देता है, जो कि सच में काफी ज्यादा टफ है और उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे वो ड्रैगन जब गिरता है तो ये लोग जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लग जाता है और टोजी कहता है कि कर्स मैनिपुलेशन। तभी यहाँ पे गेटो की दूसरी कर्स स्पिरिट आती है जो कि भाई काफी भूतनी टाइप लग रही होती है। वो यही बोलते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या मैं खूबसूरत हूँ। और भाई वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो सच में भाई कर्स स्पिरिट ही है सच में। टोजी इसको देख के समझ जाता है कि इसने एक सिंपल डोमेन बनाया है यहाँ पे और जब तक मैं इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा तब तक ये मुझे टॉर्चर करेगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और तभी यहाँ पे भाई टोजी का कान कटने लग जाता है, उसके बाल कटने लग जाते हैं। लेकिन तभी टोजी अपना वेपन निकाल के भाई इस पूरे डोमेन को काट के रख देता है, साथ ही साथ स्पिरिट को भी खत्म कर देता है। यहाँ पे गेटो आगे बढ़ता है और अपने कर्स मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे टोजी के सबसे मेन वाले कर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि वो फिर चाहे 2 क्लास हायर वाले जो कर्स है उनको भी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है और फोर्स करके उनको मैनिपुलेट कर सकता है। अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो गेटो के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है ये चीजें, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें किसी भी तरह एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे जब वो टोजी के कर्स को जस्ट एब्जॉर्ब करने वाला होता है तभी यहाँ पे उसको एक झटका टाइप लगता है और टोजी छूटते साथ ही यहाँ पे भाई गेटो को भी काट के रख देता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है और टोजी ये कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इस तरीके से अटैक किया था जिस वजह से तुम मरो ना, क्योंकि मैं नहीं जानता तुमने कितने कर्स स्पिरिट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है। मुझे नहीं
पता तुम्हारे मरने के बाद वो सारे कर्स स्पिरिट्स क्या करते हैं, और मैं बेफालतू की टेंशन नहीं चाहता हूँ। अगर तुम शिकिगामी यूजर होते तो हाँ, मैं तुम्हें अभी तक मार चुका होता। तुम्हारे पास सच में काफी अच्छी खासी खूबी है, लेकिन उसके बावजूद एक बंदर ने बिना किसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम सबकी बैंड बजा दी। अगर तुम इतनी लंबी जिंदगी जियोगे तो तुम ये बात जरूर याद रखोगे। तभी यहाँ पे उसको मेगुमी की याद आती है और वो कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था यार, मैंने उस लड़के का नाम मेगुमी रखा था। दूसरा यहाँ पे हमें स्टार रिलीजियस ग्रुप हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोजी इनके यहाँ पे हेड से आके मिलता है और वो रिको की बॉडी यहाँ पे लेके आ चुका होता है एज अ प्रूफ। उसके बॉडी सही सलामत होती है बिल्कुल। और यहाँ पे सामने सोनोडा होता है जो कि स्टार रिलीजियस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट के अलावा एक बोनस भी दूंगा यार, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है। सोनोडा यही कहता है कि हमने सोचा नहीं था कि तुम इस टास्क में सक्सेसफुल हो जाओगे, हमें लगा था तुम बहुत बुरी तरह से हार जाओगे। स्टार रिलीजियस ग्रुप की शुरुआत नारा एरा में हुई थी, जब टेंजिन सामा ने प्रीचिंग शुरू की और जुजुत्सु सोर्सर्स की शुरुआत की। धीरे धीरे बुद्धिज्म पूरे जापान में फैल रहा था उस समय। जुजुत्सु सोसाइटी और रिलीजियस कॉर्पोरेशंस के बीच में काफी अंतर था। उसी वजह से यहाँ पे स्टार रिलीजियस ग्रुप की शुरुआत हुई। हमने एक कसम खाई थी कि हम नॉन सोर्सर्स बन के रहेंगे। जुजुत्सु सोर्सर्स को कई फायदे होते हैं, लेकिन वो नॉन सोर्सर्स के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। तो अब फाइनली वो समय आ चुका है जिस चीज को एक टाबू माना जाता है, एक ऐसा रिलीजन जो कि सिर्फ एक ही भगवान को मानेगा। अगर हमारे बिलीवर्स ने एसिमिलेशन होते हुए देखा होता तो हमारी पूरी एसोसिएशन खत्म हो जाती। हम कोई एक्शन लेते तो जुजुत्सु सोर्सर हमें कुचल के रख देते। हम सच में काफी निराश थे, हमें लगा था हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन तुमने सच में काफी अच्छा खासा काम किया। ये तो यहाँ से निकलते हैं और टोजी यही कहते कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस मेड को कहीं दूर ले जाके मार डालना, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तो ये बंदा यहाँ पे ये कहता है कि हमें पता था कि तुम गोजो को हराना चाहते हो, इस वजह से हमने उसकी किडनैपिंग का नाटक किया और उसको ओकिनावा लेके गए, जिस वजह से एंड में आके हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हुआ ही। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरे कॉल भी नहीं उठा रहे थे और वैसे भी तुम मेरे किसी प्लान के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, क्यों है ना? तो चलो फिर कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। तो टोजी ये कहता है चलो यार ऐसा करते हैं कि एक अच्छी जगह चल के खाते पीते हैं, है ना? तो ये बंदा ऐसे चला जाता है, कहता है मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हम सिर्फ या तो काम में साथ होंगे या फिर हम नर्क में साथ होंगे, उसके अलावा हमारा कोई लेने देना नहीं है। तो टोजी जो यहाँ से जा रहा होता है तभी भाई सामने से गोजो आ जाता है। इसी पल का वेट था मेरे को, मैं यही सोचा था कि भाई लेट कैसे गया गोजो। गोजो कहता है क्या बात है, काफी समय हो गया मिले हुए, क्यों है ना? टोजी कहता है क्या तुम सच में यहाँ पे हो? तो गोजो कहता है हाँ सच्ची मुच्ची, एकदम जिंदा और धड़कता हुआ। टोजी समझ जाते हैं यहाँ पे गोजो ने अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है और गोजो ये कहते हैं जब तुमने मेरे गले पे वार किया तभी मैंने अटैक करने के बजाय अपना पूरा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक के ऊपर लगा दिया था। अब तुम जानते ही हो कि कर्स एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ये बॉडी को एनहांस तो कर सकती है लेकिन उसे रीजनरेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जिसे कहा जाता है रिवर्स कर्स टेक्निक। और आज तक मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाया था यार। टोजी कह रहा है कि क्या फालतू की बकवास कर रहा है, चढ़ गई है कि इसको? और गोजो कहता है कि फाइनली जब मैं अपनी मौत के इतने नजदीक था तब मेरे को ये चीज समझ आई, कर्स एनर्जी की असली ताकत। अब आज तुम इसलिए हारोगे क्योंकि तुमने मेरा सर काटा नहीं था उस समय, क्योंकि मेरा सर काटने के लिए तुमने कर्स टूल का इस्तेमाल नहीं किया था। टोजी कहते हैं क्या मैं हारूंगा? ये लड़ाई तो अभी शुरू हो रही है और भाई ये लड़ाई सच में अब शुरू होने वाली है और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एपिसोड देखो यार, काफी मजा आएगा, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन देख ही रहे तो बट एपिसोड भी देख लो, ठीक है? यहाँ पे गोजो के इंस्टिंक्ट्स काफी ज्यादा तेज हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो टोजी के हर अटैक से आसानी से बचने लग जाता है और फाइनली यहाँ पे वो अपने कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पे टोजी काफी दूर उड़ता हुआ जाता है और उसके यार पहली बार यहाँ पे खून भी निकलता है, ठीक है ना? टोजी कहता है क्या राक्षस है ये, एक भी हड्डी लेकिन टूटी नहीं मेरी। तो जिस टेक्निक का इसने इस्तेमाल किया वो थी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। क्या बात है, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने पॉजिटिव एनर्जी को लिमिटलेस टेक्निक में जोड़ दिया। पहली ताकत है किसी भी चीज को रोकने की, जो कि है लिमिटलेस टेक्निक। दूसरी है अपनी तरफ किसी को खींचने की, जो है लिमिटलेस टेक्निक की एम्पलीफिकेशन ब्लू। और फिर तीसरी है उल्टाने वाली रिवर्सल कर्स टेक्निक रेड। और इन तीनों का सामना मैं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना। सब कुछ ठीक है। यहाँ पे वो अपनी चेन से गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। वो ये कहता है कि मुझे माफ कर देना अमनाई, मैं तुम्हारे ऊपर अभी इस समय गुस्सा नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस समय ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक सिर्फ मैं ही हूँ लाजवाब, एक अकेला। एक ऐसी टेक्निक जो कि जनरेशन से पास डाउन होती जा रही है, उसकी एक यूजर मैनुअल होती है। अफसोस की बात यह है कि ये इन्फॉर्मेशन आसानी से लीक हो जाती है। तुम एक जेनिन क्लैन के मेंबर हुआ करते थे, क्यों है ना? और इसी वजह से तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतनी सारी चीजें पता है, लेकिन गोजो क्लैन में भी सिर्फ कुछ ही लोगों को इस चीज के बारे में पता है।
तो फिर एक तरफ लो एम्पलीफाइड और एक तरफ लो रिवर्सल, इन दोनों को आके मिक्स कर दो तो बनता है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। और भाई इससे एक्टिवेट करते साथ ही यहाँ पे भाई रोशनी हो जाती है एकदम गोजो की सबसे कमाल की टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे टोजी को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे छूटते साथ ही वो यही कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं कभी भी फ्री में काम नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने एक लिमिटलेस टेक्निक यूज करने वाले को देखा, वो आज की दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जुजुत्सु सॉर्सरर है और मैं उसे घुटनों पे लेके आना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई टोजी का लेफ्ट हाथ के साथ साथ उसका लेफ्ट बॉडी पार्ट पूरा टूट चुका होता है, उसका कर्स भी यहाँ पे घायल हो चुका होता है। इनको मतलब यहाँ पे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला होता। गोजो यहाँ पे नीचे आता है और वो कहते हैं तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। यहाँ पे एंड मोमेंट पे वो अपने बेटे को याद करता है जो कि होता है मेगुमी। वो ये कहता है कि मेरे बेटे को जेनिथ प्लान में बेच दिया जाएगा, तो तुम जो करना चाहते हो करना, आज से 2-3 साल बाद। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गेटो का सीन दिखाया जाता है और वो जो कर्स था, कर्स स्पिरिट वाला जो कि टोजी का हुआ करता था, ये कर्स यहाँ पे गेटो के पास आ चुका होता है और कहता है कि मॉमी प्लीज। तो गेटो यहाँ पे भागता हुआ जाता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के बेसमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बिलीवर्स होते हैं और गोजो इधर आ चुका होता है, उसने अमानाई की बॉडी ले ली होती है और वो उसको लेके वापस आ रहा होता है। वो कहता है कि हे गेटो, मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुम लेट हो चुके हो, ऐसा लगता है कि तुम शोको से मिल लिए हो, क्यों है ना, क्या तुम ठीक हो? तो गेटो कहता है कि मेरे ठीक होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोजो कहता है कि देखो इस सबके पीछे तुम्हारी कोई गलती नहीं थी गेटो, क्या हमें इन लोगों को मार देना चाहिए? तो गेटो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये आम लोग हैं जो कि बिलीवर टाइप है, जो असली मास्टरमाइंड थे वो तो यहाँ से पहले से ही निकल चुके हैं, तो इन्हें मारने का कोई मतलब नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है निपटने के लिए। तो गोजो कहता है कि सच में इसके लिए कोई मकसद होना चाहिए। तो गेटो कहता है कि हाँ, एक जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए तो होना ही चाहिए। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और काफी कमाल का था ये एपिसोड यार। हमें गोजो की टेक्निक्स देखने को मिली जो कि उसने पहली बार यहाँ पे यूज की है ठीक से, क्योंकि आपको याद होगा जब लास्ट टाइम उसने यूज करने की कोशिश की तो टेक्निक एक्टिवेट ही नहीं हुई थी, क्यों है ना। तो यार गोजो ने यहाँ से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है और हमें शायद बैक स्टोरी जितनी दिखानी थी उतनी दिखा दी है। नेक्स्ट एपिसोड से शायद हमको अभी का सीन दिखाया जाएगा, यूजी, इटाडोरी और सुकुना की जो स्टोरी है उन सब का सीन दिखाया जाएगा, मे बी, पता नहीं मेरे को। ठीक है, वो तो मांगा रीडर्स को पता होगा। एनीवे आइडिया लगा सकते हैं अभी हम, और नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट वीक आ जाएगा, जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हो तो, वीडियो पसंद आए हो तो, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।